नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर माई स्टडी जोन चैनल में स्वागत है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम आज पढ़ेंगे मौर्य काल से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य था, उसको कौटिल्य भी बोलते थे और उसको विष्णुगुप्त भी बोलते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगला, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस है उससे की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन सा था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करी? अशोक था, अशोक का बड़ा भाई था सुसीम। अशोक ने राजगद्दी के लिए सुसीम की हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? देखो, अशोक की पत्नी कारुवाकी थी, कारुवाकी, जिसने अशोक को प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के लिए किस प्राकृत का प्रयोग किया है? जो अशोक के अभिलेख है वे सभी अर्धमागधी के अंदर लिखे हुए हैं। तो एक रूपता के लिए अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया हुआ है। अगला क्वेश्चन 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? देखो, तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए थे। पहला था, बिंदुसार ने पहले विद्रोह के लिए सुसीम को भेजा था, और दूसरे विद्रोह हुआ, जब दूसरा हुआ तब अशोक को भेजा था तक्षशिला के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था? देखो, अशोक का नाम देवान पियादसी था, अशोक का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? देखो, मौर्य है, ये सबसे प्राचीन है। मौर्य के बाद आता है शुंग वंश के बाद आता है कर्ण, और ये गुप्त और कुषाण तो उनके बाद उन दोनों के बाद आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य या जिसका चाणक्य भी बोला जाता है, किसका प्रधानमंत्री था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और इसके बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री यही बनता है, बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी कौटिल्य या चाणक्य ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग युद्ध होता है, उसके बाद अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और सदा के लिए युद्ध का त्याग कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? उसका चंद्रगुप्त था, उसका प्रधानमंत्री था चाणक्य। चाणक्य ने ही शासन विस्तार में उसकी हेल्प करी थी। अगला क्वेश्चन है 12, सांची किस कला व मूर्ति कला को निरूपण करता है? सांची है वो बौद्ध धर्म का, जो बौद्ध की कला है, बौद्ध धर्म की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, और 298 BC के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, श्रवणबेला कर्नाटक में इसकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की।
अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसकी माता का नाम मूर था, जिसके अंदर संस्कृत के अंदर मूर को मौर्य बोला जाता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। कब करी थी? 322 BC के अंदर। BC का अर्थ होता है ईसा पूर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण उस टाइम की मुद्रा होती थी, जैसे आज के दिन रुपया है, उस समय की मुद्रा पण होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का है, उसका बेटा बिंदुसार हुआ, बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ। ये तीनों ही मौर्य वंश के हैं। जो अजातशत्रु ये हर्यक वंश का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी ये कुणाल था। जो कुणाल है ये अशोक का उत्तराधिकारी था। अशोक के बाद कुणाल राजा बनता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन था? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन हिंदू जनश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच के संघर्ष के बारे में, गलत है ये। ठीक है, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, ये भी गलत है। दो आर्य कबीलाओं के बीच सत्ता संघर्ष, ये भी गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की संधियों के बारे में, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, जो मुद्रा राक्षस है वे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र ये सभी जीत लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणता के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना करी थी? ये अशोक था। अशोक ने सदा के लिए युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था और इसी के आधार पर उसने राजवंश की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? देखो, ये कि टोपरा अभिलेख है वो भी अशोक का है, कंधार के अंदर शिलालेख मिला वो भी है, गिरनार के अंदर भी। पाटलिपुत्र जो राजधानी है वहाँ पर कोई भी अशोक का शिलालेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र है ये चंद्रगुप्त का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य है उसके ही समय में था। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मगध पर मौर्य वंश आया। नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी मगध के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, 25 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। शिक्षा के अंदर सबसे प्रसिद्ध केंद्र उस समय तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह किसकी पुस्तक है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे अच्छा वर्णन हुआ है, ये विशाखा दत्त की पुस्तक है।
ठीक है। विशाखादत्त की पुस्तक के अंदर सबसे अच्छा जो विशाखादत्त है उसकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के अंदर ही सबसे अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? जो इंडिका है, इंडिका के अंदर पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? ये मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है, मेगास्थनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक ने प्राकृत भाषा में लिखे हैं और अर्धमागधी उसकी लिपि है। तो आप याद रखना, प्राकृत भाषा और अर्धमागधी, अर्धमागधी लिपि है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो दक्कन की विजय किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन को जीत लिया था। ठीक है, और उस अशोक ने कलिंग को जीत लिया था। ठीक है, बिंदुसार ने कोई भी नहीं जीता था, और कुणाल है वो सबसे लास्ट, जो अशोक का बेटा था कुणाल। ठीक है, तो इसका कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज है उसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। और अर्थशास्त्र है ये मौर्य कालीन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड के बारे में बताता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका था, ये नहीं था। कलिंग को भी जीत लिए थे। बिहार, पाटलिपुत्र बिहार और अफगानिस्तान है वो भी क्षेत्र वो अशोक के साम्राज्य में था। तो श्रीलंका है ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? देखो इसके अंदर मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया तो इसका ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। ठीक है, अगर पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था तो ये उदयन शासक हुआ था हर्यक वंश का जो सबसे पहले सर्वप्रथम राजधानी हर्यक वंश का उदयन ने बनाया था। उदयन ये आएगा। ठीक है, इसके अंदर उदयन ऑप्शन नहीं है तो हम इसको चंद्रगुप्त मौर्य बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? चंद्रगुप्त का महल लकड़ी से बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया था? ये जो बराबर की गुफाएं हैं उसको आजीविकों के लिए आजीविक थे वे उपयोग करते थे। जो बराबर जगह की नाम है उसकी जो गुफाएं था वो रहते थे, आजीविक रहते थे, आजीविक आश्रय गृह था आजीविकों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? जो ये रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है इससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया ये ब्राह्मू स्तंभ है। इसके अंदर अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, आगे सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को, तो चलो चलते हैं। देखो चंद्रगुप्त है इसको किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी तीसरा आएगा। और अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानता है। तो
2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 BC के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 BC के अंदर। ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, अगला है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो कहाँ पर है? उत्तरांचल के अंदर कालसी एक प्लेस है, वहाँ पर एक अशोक का शिलालेख मिला है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? जो सांची का स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक का शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंस ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंस ने सबसे पहले अशोक के, देखो जेम्स प्रिंस था, उसने सबसे पहले शिलालेख को पढ़ा था। जेम्स प्रिंस ने कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी के अंदर। सबसे पहले खोज किसने की थी? 1750 के अंदर टीफे थेलर एक नाम का अंग्रेज व्यक्ति था, उसने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। दिल्ली के अंदर अशोक स्तंभ है, उसका पता लगाया था 1750 के अंदर। ठीक है, ये आप याद रखना। सबसे जेम्स प्रिंस ने कब पढ़ा? 1837 ईस्वी को। ठीक है, आगे चलते हैं। कलिंग की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में? देखो कलिंग की जो शिलालेख 13 के अंदर इसका है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध का वर्णन शिलालेख 13 नंबर में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? जो अशोक है ये सबसे ज़्यादा जनता के संपर्क में रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या कहा था? उसने भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग कर दिया था। ठीक है, उसने सदा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत भाषा है और ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि। कई जगह अर्धमागधी लिपि का प्रयोग किया है, अर्धमागधी। ठीक है, परंतु इसके अंदर प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है अधिकांश अभिलेखों के अंदर। अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल निमन कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? जो मुद्रा राक्षस है उसने इसको निमन कुल का बताया है, परंतु जैन और बौद्ध साहित्य में इसको क्षत्रिय बताया गया है, क्षत्रिय। ठीक है, तो ये याद रखना, जैन और बौद्ध धर्म है उनके जो अभिलेख है, साहित्य है, उसके अंदर क्षत्रिय और मुद्रा राक्षस है, उसने इसको निमन कुल का बताया गया है, मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसके अंदर देखना है, संस्कृत कला साहित्य का विकास हुआ, ये ठीक है। सोने के सिक्के नहीं, सोने के सिक्के नहीं हुए थे। हिंदकुश तक साम्राज्य, ये ठीक है, उसने अपना साम्राज्य हिंदकुश तक फैला दिया था, ये भी ठीक है। और प्रांतीय विभाजन, ये भी ठीक है, उसने अपने पूरे साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, और जो कि बाद में अशोक है उसने उसके समय में कलिंग है वो 5वां प्रांत बन गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नहीं सी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका डी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 1 3 और 4 सोने के सिक्के 2 है, जिसके अंदर भी 2 है वो कट एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा, ये ठीक है। अगला है,
कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि आर है वो जो कलिंग है वो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ठीक रहेगा अपना ए। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर। दोस्तों ये जो आर है ये मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, इसलिए दोबारा आपको बताता हूँ। फर्स्ट ए भी ठीक है, और जो कलिंग है ये दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। जो कलिंग है वहाँ से ही जो समुद्री व्यापार होता था वो नियंत्रित होता था। तो ये भी ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको गलत बता दिया, पहले जो बताया था वो थोड़ा मिस्टेक से मैंने गलती से बोल दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक रहेगा। ए और आर दोनों सही है। आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का जो अभिलेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं। अशोक का दूसरा और 13वां अभिलेख है वो संगम राज्य के बारे में बताते हैं। अगर अकेला 13वां अभिलेख आएगा तो वो कलिंग युद्ध के बारे में बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के राज्य आदेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण है। तो बात ये ठीक है। अगला है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। उसने धर्म को नहीं बल्कि समानता के विचारों का प्रचार किया था। ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है। जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आगे को अगला पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? जो ये मास्की का अभिलेख है ना उसके अंदर अशोक नाम मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित वक्तों में से कौन सा एक वक्त अशोक के प्रस्थ स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये पहला है, इन पर बढ़िया पालिश है, ये ठीक है। ये अखंड है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम से लेकर आज तक ये ऐसे की ऐसे है। स्तंभों का सेफ्ट सुडंकार है, ये भी ठीक है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। जो ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक ने 2 नगर बसाए थे, एक तो श्रीनगर और अशोक ने श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। एक था देवपतन जो कि वर्तमान में नेपाल के अंदर है। ये 2 नगर अशोक ने बसाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सुमेलित करना है। प्रांत और उसकी राजधानी, जो कि उत्तरापथ है उसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र था उसके उज्जैन थी, और प्राची जो मध्य का था उसके पाटलिपुत्र, ठीक है। और जो कलिंग है उसकी तोसली थी। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, किस ग्रंथ में शूद्रकों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? ये अर्थशास्त्र के अंदर अर्थशास्त्र है जिसके अंदर शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। कौन था जिन्होंने? ये उपगुप्त था। उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षुक था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अगला है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? ये मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी और उसी के अंदर पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? जो ये सड़क निर्माण अधिकारी होता था उसको एग्रोनोमाई कहा जाता था, ठीक है।
सड़क अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहता था? गुप्तचरों को गुप्तचरों के लिए गुड पुरुष का वर्णन आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेश से अनुरूप डालने की कोशिश करने की बात कही है? ऐसा कौन सा शासक था जो श्रीलंका का था? तीस नामक शासक ने अशोक के आदेश के अनुसार अपने आप को डालने की कोशिश करने की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? यह है परिशिष्ट प्रवन के अंदर इसका उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है। उसकी मृत्यु कब हुई थी? 298 BC अर्थात ईसा पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकीय कोष आरंभ होता था? आषाढ़ जुलाई के महीने से ही मौर्यों का फर्स्ट वर्ष शुरू होता था। जैसे कि फर्स्ट महीना आषाढ़ को मानते थे वे। अगला है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया? चोल का भी लेख किया है, पल्लव का कोई वो नहीं आया है। ठीक है। पांड्य का भी आया है, केरल पुत्र का भी आया है, सत्या पुत्र का भी आया है। ठीक है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चोल, पांड्य, सत्यापुत्र, केलर पुत्र। अगर चेर हो तो चेर का भी उल्लेख हुआ है, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है। आगे चलते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि ऐसा कौन सा स्रोत है जो अशोक के बारे में सबसे अच्छा बताता है? तो जो अशोक के शिलालेख है वो अशोक के बारे में सबसे अच्छा बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? जो ब्राह्मणी लिपि है वो दक्षिण भारत के अंदर यूज की थी। अशोक की शिलालेख है उसके अंदर जो दक्षिण भारत के अंदर शिलालेख है वे ब्राह्मणी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है? ये अफगानिस्तान के अंदर पाया गया है। जो अफगानिस्तान का अभिलेख है वो भारत से बाहर पाया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारण कहाँ की खदानों से निकाला गया है? ये निकाला गया है मिर्ज़ापुर के समीप चुनार की खदानों से। 71 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? ये मेगास्थनीज की उक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। मेगास्थनीज ने कहा कि भारतीय है वे लिखना नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोक्स फर्स्ट से अंजीर, शराब व दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था? ये तो बिंदुसार। बिंदुसार ने सीरिया नरेश के पास कहा था कि अंजीर भेज दो, शराब और दार्शनिक, परंतु सीरिया के जो नरेश था उसने अंजीर भी भेजी और शराब भी, परंतु दार्शनिक भेजने से मना कर दिया क्योंकि उसने कहा कि जो कि हमारा यवन जो कानून है उसके अंदर दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग की चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण है? जो 13वां अभिलेख है वो कलिंग के ऊपर चढ़ाई के बारे में बताता है। ठीक है। आगे चलते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उस समय वो उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है। बिंदुसार उज्जैन का गवर्नर था। अगला है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ये
अशोक का पहला पृथक कलिंग शिलालेख है, उसके अंदर अशोक ने कहा कि सारी प्रजा है वो मेरी संतान है। अगला क्वेश्चन है 77, कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? ये है जो कलिंग का पृथक अभिलेख है, ये बताती है कि युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक का आंतरिक दुख स्पष्ट होता है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित करता है कि यदि मैं किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता हूं, अंतशाले में हूं, जाम भी हूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। कौन सा अभिलेख कहता है? ये अशोक का छठा अभिलेख कहता है कि महामात्य सार्वजनिक कार्य के लिए मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासनिक के अधिकारियों का नाम बताता है? सबसे पहले होते थे प्रादेश, फिर रजुक, फिर युक्तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, अवरोही क्रम के अंदर बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विशिष्ट, विशिष्ट है, विशिष्ट क्या है? विशिष्ट एक विशिष्ट है, ये एक बेगारी है, बेगारी है, बेगारी विशिष्ट है, उसका संबंध बेगारी से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन नंबर है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय, ये है कि जो राजकीय भूमि होती थी नहीं, उसको सीता बोला जाता था मौर्य काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य, उसके अंदर मौर्य जो स्तंभ है ना, वे मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है जो स्तंभ मिले हमें। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में से मौर्य काल में अकाल सुखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत किए गए कार्यों का विवरण मिलता है? कहाँ के अभिलेख बताते हैं ये? महास्थान बांग्लादेश और सोहेगोरा उत्तर प्रदेश, ये दो अभिलेख बताते हैं कि जैसे कि वो राजा ने टैक्स के अंदर कमी कर दी हो, इसके बारे में बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को, इन दोनों को ही अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए और बी दोनों ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने के मनसेहरा कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर, और साहेबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान के अंदर है, से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ये ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। और दक्षिण भारत के अंदर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? ऐसा कौन सा अभिलेख है? ये जो कि शान कूना और जो गांधार के अंदर अभिलेख मिला है, उसके अंदर दो भाषा है, ग्रीक और अरमाइक भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है वे कितने अधिक प्रकरणों में है? वो 15 भागों में है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। सप्तांग है, उसके अंदर क्या क्या शामिल है? राजा है वो भी शामिल है, उसका क्षेत्र है वो भी, प्रशासन भी और उसका कोष भी, मित्र भी आएगा इसके अंदर, मित्र है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इसी जो सप्तांग है उसके अंदर क्या क्या शामिल है, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मे राजा कहाँ का राजा था? जो अशोक का समकालीन राजा था तुर्मे, वो कहाँ का राजा था? ये मिस्र का राजा था। जो तुर्मे राजा था ये मिस्र का राजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डाइमेक्स भारत आया था?
ये बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेक्स है, ये भारत में आया था, जिसको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 91, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? जो ये इसका क्वेश्चन है गुजरा अभिलेख है। गुजरा अभिलेख है ना, इसके अंदर अशोक का नाम उल्लेख हुआ है कि इसका नाम अशोक ही था। अशोक का नाम अशोक कहाँ पर उल्लेख हुआ है? गुजरा अभिलेख। और एक मास्की अभिलेख के अंदर की मास्की अभिलेख। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो रह गए, वे आपको मैं अभी कराता हूँ। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? ये महावंश है, इसके अंदर वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्थ रूप चित्र के साथ अरण्यो अशोक, अरण्यो का अर्थ होता है राजा अशोक का उल्लेख मिलता है? यह कंगन हल्ली नामक उस शिलालेख में मिलता है, कंगन हल्ली। ठीक है, इसका ऑप्शन ए और इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि सब सिद्धांत का मैं के बारे में बताऊंगा, चलो अब वो बताते हैं आपको। ये है सप्त सिद्धांत, जो मौर्य काल के अंदर सप्त सिद्धांत बोले जाते हैं, 7 सिद्धांत। ये है, फर्स्ट राजा होता था जिसे सिर बोला जाता है, अमात्य राजा की आँख होती थी। ठीक है, और जनपद है वो राजा की जंगा बोली जाती थी, और जो दुर्ग है वो राजा की बाहें मानी जाती थी। दुर्ग का अर्थ किला, जो भी फोर्ट है, फोर्ट। ठीक है, जो कोष है वो राजा का मुख माना जाता था। दंड बल और सेना वो राजा का मस्तक माना जाता है। और सबसे अंतिम है मित्र, जो राजा का फ्रेंड होता था वो राजा का कान माना जाता था, क्योंकि अगर कोई भी षड्यंत्र करता है तो वो राजा को बताएगा। इस प्रकार राजा उसके षड्यंत्र रचने से पहले ही राजा को पता चल जाता था। इस प्रकार ये सब सिद्धांत है, ये आप याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो पूरी हुई। मौर्य साम्राज्य के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे वे आपको मैंने करा दिए। इस प्रकार ये वीडियो कंप्लीट हो गई। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे माई स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।